हेलो एवरीवन। आज फिर से पुनः SMTC एडुकेयर छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार सत्या आज क्लास 10 के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, जिसमें VVI क्वेश्चन के बारे में वर्णन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साइंस का, उससे हम बात कर रहे हैं ना। साइंस में टोटल 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपको 40 कलर करना है। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से 40 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं, जिनमें एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को मार्कशीट पर चिन्हित करें ना। चलिए, अपने द्वारा जो आपको लगता है कि सही है उसको आप क्या हुआ जो है अपने मार्कशीट पर चिन्हित कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है पहला, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है ना। तो जो है वायुमंडल में कौन सा रंग जो है अधिक प्रकीर्णन होता है, तो अधिक प्रकीर्णन जिसके कारण देखते हैं हम लोग को आसमान नीला दिखाई पड़ता है ना। तो हमारे समझ से ना इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीला। क्या हो जाएगा बुआ? नीला। नीला रंग जो है वो अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण से देखते हैं वायुमंडल का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है। आसमान का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। जबकि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई पड़ता है। चलिए, तो एक का बी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, ना शीशा में और हीरा में। यानी किसमें सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की? तो सबसे अधिक चाल जो होगा वो किसमें होगा? वो हवा में होगा। किसमें होगा? हवा में। जो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है क्या? चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? पहला क्वेश्चन है चालक की लंबाई पर, तो भाई लंबाई पर तो निर्भर करेगा ही। दूसरा नंबर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इस पर भी करेगा निर्भर। ना चालक के तापमान पर, तो चालक के तापमान पर भी क्या वो प्रतिरोध निर्भर नहीं करेंगे। ना दूसरा है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो चालक के तापमान पर हो जाएगा। क्या हुआ? चालक के तापमान पर जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो एक का सी हो जाएगा बुआ। एक का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम ना। 4 नंबर में बोल रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। निम्न में से कौन सी दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी ना। तो इसमें जो होता है उत्तल दर्पण में ना, चूंकि उत्तल दर्पण अगर जो हम बनाते हैं बुआ तो इस तरह से, क्या इस तरह से ना। और इसमें इधर पीछे की ओर कलाई क्या रहेगा? परावर्तक सतह क्या रहेगा? उभरा हुआ। परावर्तक सतह उभरा। और जब इस पर हम क्या प्रधान अक्ष गुजारेंगे ना, इस पर जब हम प्रधान अक्ष गुजारेंगे, चलिए फिर से देखिए ना। ये एक उत्तल दर्पण हम बना लिए, अंदर की भाग क्या है हुआ? कलाई किया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इस पर प्रधान अक्ष गुजारिएगा तो फोकस जो होगा धनात्मक, यानी कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण में जो इस तरफ हो जाएगा, इसलिए यह क्या होगा? धनात्मक। तो यानी कि आप लोग मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? यानी कि जो वृद्धि करता है वह कौन सा हार्मोन है? पादपों में यानी पौधों में, पेड़ पौधों में जो होता है वो कौन सा हार्मोन वृद्धि में भाग लेता है? तो जिब्रेलिन। क्या हुआ? जिब्रेलिन। और इंसुलिन तो पादप में पाया नहीं जाता है। थायरोक्सिन भी पादप में पाया नहीं जाता है। एड्रेनालिन भी पादप में पाया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर बोला है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यानी सबसे सरल यौगिक जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सभी के सभी देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ना, सभी के सभी क्या हुआ? कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है ना। तो इसमें से कौन सबसे सरल है? तो देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या हुआ? CH4। दूसरा होता है क्या हुआ? इथेन का होता है जो होता है C2H। कितना हो जाएगा बुआ? अगर करते हैं तो C2H ना, H10 हो जाता है। ये भी नहीं होगा, सॉरी C2H10 हो जाएगा, मिस्टेक ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सॉरी, इसमें ना इथेन का देखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? C2H6 ना। प्रोपेन का हो जाएगा क्या बुआ? अगर जो बोलते तो C3H8 हो जाएगा ना। और उसके बाद अगर जो ब्यूटेन का देखते हैं तो C4H10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे कम मात्रा किसका है बुआ? CH4
हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सरल यौगिक जो हो जाएगा CH4 हो जाएगा। आई मीन आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि इसमें से संबंध कौन सा सत्य है। तो V बराबर I/R गलत है, V बराबर R/I ये भी गलत है, V बराबर IR ये सही है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ओम के नियम के अनुसार से अगले क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है। किसी भी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 2n²। कितना हुआ, 2n²। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे की दर्शाता है। तो देखिए टॉल ट्री और स्मॉल ट्री ना, ये बन जाएगा क्या हुआ, टॉल बन जाएगा। फिर स्मॉल ट्री और टॉल ट्री ये भी टॉल बन जाएगा ना। और ये टॉल ट्री और टॉल ट्री ये भी टॉल बन जाएगा ना। ये क्या हुआ, ड्रॉप ट्री, ड्रॉप ट्री यानी बौना जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा ना। क्योंकि आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे कि हम लेते हैं एक टॉल ट्री और एक क्या हुआ, असमान ड्रॉप ट्री। ड्रॉप ट्री का कहने का अर्थ ये हुआ बौना पौधा। क्या हुआ, बौना पौधा। तो यहाँ पर देखते हैं ना, और जब कराएंगे क्रॉस कराएंगे तो ना पहला कराएंगे उसके बाद डबल इसको फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो मेरा जो स्मॉल ट्री और स्मॉल ट्री होता है ये ड्रॉप ट्री का होता है। इसी पे प्राप्त किया गया था लक्षणा प्रारूपीय अनुपात। क्या हुआ, लक्षणा प्रारूपीय अनुपात जो होता है 1:3 होता है, 3:1 होता है। 3 गो लंबा पौधा रहेगा और ये वो क्या रहेगा, बौना पौधा, तो 3:1 होता है। चलिए और यही जीन प्रारूपीय अनुपात का बात आ जाएगा तो 1:2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ ना। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, परामस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांच से, मेडुला से। जो मेरुरज्जु होता है मेरा सर का सबसे पीछे भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है बुआ, पीछे भाग से। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बुआ, मेडुला से। किससे बुआ, मेडुला से ना, सबसे पीछे भाग का होता है मेडुला। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या हुआ, पादप हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम एक जल व्यवस्था है, जल संग्रहण व्यवस्था है। तो बोल रहा है किस राज्य का है, तो ये केरल का है। कहाँ का है बुआ, केरल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू ना। 13 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्रायः क्या मिलाए जाते हैं। तो इसमें जो दंतमंजन में रहता है वो क्षारीय पदार्थ रहता है। क्या रहता है वो, क्षारीय पदार्थ। चलिए अगले क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। यानी कि जो है लेंस के द्वारा आवर्धन का जो होता है उसका, यानी कि सिंपल सी बात बोला जाए तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है वो, मात्रक विहीन। चलिए अगले क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 2 8 7। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बुआ, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आई मीन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं हम लोग ना, आप लोग को मार देना है इसमें क्या बुआ, सी। 7 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ ना। तो कितना नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग होता है ना। 16 नंबर, इसका आंसर आप लोग मान लिए ना, सी होगा। किस क्या होगा बुआ, सी। क्या होगा, सी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं फिर से, सी क्या गया, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किस विधि, वह क्या कहलाता है। अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संचारण कहलाता है। इनमें से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि जब हम कोई पदार्थ को खाते हैं तो हमारे शरीर में ना, या फिर हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन का संयोजन होता है और हाइड्रोजन का क्या होगा, विस्थापन। हाइड्रोजन का विस्थापन और ऑक्सीजन का संयोजन, तो यह क्या कहलाएगा, क्या हुआ, यह क्या कहलाएगा। तो ये जो कहलाएगा उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ, उपचयन ना। क्या कहलाएगा, उपचयन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं ना। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पहला क्वेश्चन है जैव मात्रा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। परंपरागत यानी कि वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होता हो ना। तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं ना। तो इसका जो हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा बायोगैस। क्या बुआ, बायोगैस, यानी जैव
मात्रा, जैव मात्रा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 17। चलिए हम टिक करते जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की देखेंगे हम लोग ना। 18 नंबर, 18 का कह रहा है क्या हुआ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं CaCO3 CaCO3, यानी संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा क्या हुआ CaCO3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बुआ। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण यानी कि जब हम घरों के वायर में देखते हैं या कहीं भी वायर में देखते हैं ना कि उस पर लोड ज़्यादा पड़ गया, जितना उसके अंदर में सहने की क्षमता है उसमें क्या हुआ ज़्यादा पड़ गया, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है और बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अतिभारण की घटना कहलाएगा। अगले क्वेश्चन क्या रहा है, क्या हुआ, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, विशिष्ट स्थल क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं जैव विविधता का विशिष्ट स्थल ना, तो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 21 नंबर, सॉरी 20 नंबर। जैव विविधता का जो है क्या कहलाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ ना, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन ना। अगले क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, कैसा हुआ काला। अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में बताए थे। रुधिर कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, रक्त स्राव को क्या हुआ रोकने में, रुधिर बोलते हैं किसको हुआ, अगर जो बोले तो जो रक्त के अंदर छोटे छोटे अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, रुधिर कहते हैं। तो ये किसको रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स को रोकने में मदद करता है, किसको हुआ प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को। आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है क्या हुआ CnH2n+2 ना, ये एल्केन का हो जाता है, ये एल्कीन का हो जाता है, ये क्या एल्काइन, सॉरी एल्कील का हो जाता है और ये एल्काइन का हो जाता है, यानी CnH2n हो जाएगा एल्कीन का, एल्कील का हो जाएगा CnH2n-1 और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 ना। तो चलिए अभी पूछ रहा है एल्केन का, तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण यानी कि वैसा चीज़ से हम उपयोग करें जिससे पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण क्या हो दूषित ना हो। तो हमारे समझ से पैदल चलेंगे तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, साइकिल से भी चलेंगे तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, लेकिन हाँ मोटरसाइकिल से चलते हैं तो क्या होता है वो पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि इससे निकलने वाले धुइयाँ क्या करते हैं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बुआ ना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ऑक्सीजन के जो है दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर जो बाह्यतम कक्षा में हम लोग देखे बुआ, ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में तो वो होता है ना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में देखेंगे तो वो ना ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये द्वि बंद हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ द्वि आबंध ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, श्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हुआ, श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी चाहिए बुआ। सनलाइट के बिना नहीं कर सकता है पोषण ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं कर सकता है, पर्णहरित के बिना भी नहीं कर सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हुआ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें के अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के ना, नेत्र में जो प्रवेश करने वाली होती हैं प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, दृष्टि पटल पर ना। तो ये जो होता है ना, यानी कि नेत्र के आगे जो भी परावर्तन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो दृष्टि पटल पे होता है, दृष्टि पटल पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुआ, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है, अवरक्त किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। इस सब तो क्वेश्चन देखिएगा और डायरेक्ट मारिएगा बुआ, किसका हो जाएगा पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण किसका हुआ पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। चलिए कर लीजिए आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से
कौन सा एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। यानी अच्छा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, सॉरी मिस्टेक ना। 29 का जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच, वो बोल रहा है निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो वो प्राकृतिक गैस। क्या हुआ? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार के हमारे ऊपर हानिकारक नहीं होता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? वो केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम की ओर चलेंगे हम लोग। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों को खोज कहलाता है, क्या कहलाता है? आणविक जीववृत्ति, कर्मिक प्रकरण, ना प्रवचन, इनमें से कोई नहीं। ना जो होता है क्या हुआ, डीएनए के द्वारा हम किसी के बारे में पता चल जाते हैं कि इनके पूर्वज कौन थे, उसका खोज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाएगा हुआ, वो आपका कहला जाएगा क्या ना, आने की हमारे समझ से लगता है इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ना, वो हो जाएगा ना आणविक जाति वृत्ति। आणविक जाति वृत्ति, आणविक जाति वृत्ति ना, आणविक जाति वृत्ति। चलिए इस क्वेश्चन को आप मार लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या बोलता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में, वन पारिस्थितिकी तंत्र में वो हिरन क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए उत्पादक तो नहीं हो सकता, उत्पादक जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, और हरे पेड़ पौधे को खाने वाले कौन होते हैं? हिरन ना। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ना बी। ऑप्शन नंबर कितना बुआ? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ। क्या बोल रहा है? 33 नंबर देखते हैं। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन। क्या कहलाएगा बुआ? अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? समावयवी ना। तो इसका जो हम देखेंगे समावयवी का आप लोग को परिभाषा बताए थे, क्या होना चाहिए? संरचना सूत्र जो है एक होना चाहिए, और क्या हुआ? संरचना अलग अलग होना चाहिए। तो ये आपको जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बुआ? सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे ना। चलिए इसको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ। क्या बोल रहा है? SnCl2 है क्या? SnCl2 क्या है? यानी कि ऑक्सीकारक है, अबकारक है, अबकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? अबकारक, अबकारक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? यानी कि गुड़हल, गुड़हल, सरसों, पपीता ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह एक लिंगी पुष्प हो जाएगा ना। तो एक लिंगी पुष्प जो होता है वो पपीता कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पपीता। पपीता का पुष्प क्या होता है? एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है ना? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है कौन सा अधातु ना? तो इसमें जो होता है ये हो जाएगा क्या हुआ ना, कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये हो जाएगा आपका नाम ना ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हुआ? ब्रोमीन, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हुआ कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 और इंटू क्या हो जाएगा? 10H2O हो जाएगा, 10H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हुआ? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हुआ। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गैनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी नहीं है ना। सॉरी रोग नहीं है, जीवाणु से जनित होने वाला कौन सा रोग नहीं है? यानी जीवाणु से नहीं होता है। तो ये हो जाएगा क्या हुआ? मस्सा। मस्सा जो है क्या हुआ आपका? जीवाणु से नहीं है। और बाकी गैनोरिया और क्या हुआ? सिफिलिस जीवाणु से होने वाला रोग है, जो क्या हुआ? यौन संचारित रोग कहलाते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का और क्या हुआ? Fe का। यानी कि जिसका गलनांक यानी कम तापमान पर क्या होता है? गल जाता है, वो कौन है बुआ? तो कॉपर है। क्या बुआ? सॉरी निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? हाँ तो कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? कॉपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। पहले आमीटर और गैल्वेनोमीटर तो होगा ही नहीं, इतना तो फिक्स हो गया है ना। अब बात रह गया अगली क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे कि जो है इसका अगर जो बोला जाएगा तो ये विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है बुआ? विद्युत मोटर में,
विद्युत मोटर में विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कूलॉम होता है। क्या होता है वो? कूलॉम ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, हमारा शरीर के पीएच पारस की कितने बीच के कार्य करता है? जो हमारा शरीर है ना वो कितने पारस के बीच कार्य करते हैं? तो कितना पारस के बीच में हुआ ना? 7 से 8 पारस, 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ, मेढक ना उभयलिंगी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है हुआ, पहले भी इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो किसको चुना था हुआ? मटर के पौधे के चुने थे। किसको चुने थे हुआ? मटर के पौधे के, क्योंकि मटर में ही वो वेरिएशन निकाले थे। निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंगी है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या हुआ? अवशेषीय अंग है जिसका कार्य नहीं है लेकिन हमारे शरीर में बचा हुआ है। आगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन किससे संरक्षित है हुआ? वन संरक्षण से। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हुआ ना कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन सूत्र न हुआ। एगो दिल्ली है यू बटा भी। 48 का देखेंगे हम लोग ना। एगो दिल्ली है यू भी, एगो यू प्लस भी, तो बी बटा यू ना। तो यू भी हो जाएगा यू बटा भी। क्या हुआ? यू बटा भी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं हुआ 48 के बाद कितने में? 49 में ना। 49 में क्या बोला? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वो जो होता है क्या होता है? रंगीन भाग हुआ आपका नेत्र का, यानी कि जो है नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो वो हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा वो? रेटिना जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है ना। देखिए टिंडल, वायुमंडल में प्रकाश की किस ना, क्वेश्चन थोड़ा सा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण के प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल का प्रकीर्णन अधिक होता है, नीला का, क्या हुआ? पीला का, और नारंगी का। यानी कि वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है किसका होता है हुआ? नीला का होता है। किसका होता है? नीला का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? परावर्तन का, वायुमंडलीय आवर्तन का, प्रकीर्णन का, वायुमंडलीय आवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हुआ ना? वो हो जाएगा वायुमंडलीय आवर्तन के कारण क्या हुआ? 2 मिनट पहले मुझे आभास हो जाता है सूर्योदय का, तथा 2 मिनट बाद तक आभास रहता है कि सूर्य क्या है? उदय है ना। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु संख्या का, परमाणु आकार का, घनत्व का। यानी जो है परमाणु ना, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित किसके आवर्त फलन में होता है ना? तो ये जो आवर्त फलन में होगा वो किसके होगा? परमाणु संख्याओं में के। अगले, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त समूह कोश इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में ना क्षैतिज कतार, क्षैतिज, और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विद्युत उपयोग करना है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक के परत चढ़ाकर, जिंक का परत चढ़ाकर। क्या हुआ? लोहे के फ्राइंग पैन, हाँ, जिंक का परत चढ़ाकर। क्या हुआ? जिंक का परत चढ़ाकर संभव है कि इसे बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु से चाकू से आसानी काटा जाता है ना? तो निम्नलिखित में से किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटिएगा तो सोडियम को काट पाइएगा। किसको होगा? सोडियम को चाकू से आराम से काट सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा में क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलेंगे हम लोग हुआ ना। 56 में क्या बोल रहा है कि 1 किलो घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरल सेल में धन ध्रुव कार्य कौन करता है? सरल सेल जो होता है उसमें जो है धन ध्रुव कार्य किसमें करता है? तो वो करेगा किसमें हुआ? कॉपर में करेगा। किसमें हुआ? कॉपर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं वो? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और क्या हुआ? ये कार्बन। उपधातु ना हुआ, तो उपधातु जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हुआ ना? आपका जर्मेनियम हो जाएगा। जी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान अनुसूत्रण के
अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm होता है। कितना होता है वो? 120 mm, 120 mm। चलिए, अगर जो सिस्टोल बोलेगा तो डिस्टोल बोलेगा तो 80 mm, और सिस्टोल बोलेगा तो 120 mm। चलिए, निम्नलिखित में देखिए कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती? 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूने के पानी को क्या कर देता है? वो दूधिया रंग कर देता है। वो कौन सा है? तो वो होता है CO2। क्या हुआ? CO2 गैस जो है चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया रंग कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। यानी टार्टरिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? तो वो सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो सिरका में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हुआ? ऑक्जेलिक अम्ल। अगले क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र किसका हुआ? जिप्सम, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू क्या हुआ? 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बुआ ना। 63 के बाद 64 में हम लोग चलते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच ना अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? यानी जिंक और सल्फ्यूरिक यानी कि Zn और प्लस H2SO4 ना। तो इससे कौन सा गैस निकलेगा बुआ ना? ये निकल जाएगा ZnCl2 बना लेगा, यानी H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा बुआ? हाइड्रोजन गैस ना। ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है बुआ? घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ना? यानी कि जो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो वृद्धि हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है वो? वृद्धि हार्मोन ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है वो? विखंडन के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर बी। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है ना? तो ये जो फूल का जो है वो अंडाशय भाग होता है, जो कि किस रूप में बदल जाता है बुआ? फल के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। क्या हुआ? द्वार कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन रटा हुआ है क्लास में, बढ़िया से रटा हुआ है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन और क्या हुआ? ग्लोमेरुलस और नीले ना। तो ये जो 70 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच क्या हुआ ना? 70 का जो आंसर अगर जो हम लोग ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हुआ? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के क्रियात्मक एवं ना हुआ। आगे देखते हैं। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल क्या है ना? यानी मधुमक्खी, यानी सिंपल सी क्वेश्चन है ये कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है वो? मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन वो कैसे पकड़ता है? कैसे वो क्या करता है? वो बनाता है अपना भोजन। तो वो जो बनाता है वो किसके द्वारा? वो स्पर्शक के द्वारा, कुटपात के द्वारा। कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? वो कुटपात के द्वारा। कुटपात के द्वारा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है ना? 73 नंबर का देखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा क्या हुआ? 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ? लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है इस पर क्या करता है ना? अगला क्वेश्चन ना, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? किस प्रकार के श्वसन में क्या हुआ? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो हम लोग देखेंगे ना, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 74 में। 74 का अगर जो हम लोग देखें तो हो जाएगा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों वायवीय श्वसन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन में, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो वो गिल्स होता है। क्या होता है वो? गिल्स होता है ना।
मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। अगली क्वेश्चन में बोलते हैं मानव के प्रमुख उत्सर्जीय अंग निम्नलिखित में कौन है? तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जीय अंग होते हैं वो बीर्क होते हैं। क्या होते हैं? बीर्क होते हैं। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है ना? तो इसका जो हो जाएगा नर लिंग हार्मोन हो जाएगा। क्या हुआ? नर लिंग हार्मोन। अगले क्वेश्चन 78 नंबर में जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन कहला जाता है, अपचयन कहलाता है। क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ना, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना तो उपचयन कहलाएगा। क्या हुआ? उपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का वीडियो यहीं लास्ट होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में। आप लोग इसी तरह देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, अपने ना इस चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।